नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिस्कस। साथियों, हम इस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय में हैं, जहां पर 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। ये वही विद्यालय है जहां पर 2500 वर्ष पहले हमारे दुनिया भर, हांगकांग, थाईलैंड, दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चीन, जापान, जर्मनी से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। और उस समय पे विश्व गुरु भारत कहा गया था। और इस विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके मुसलमानों द्वारा नष्ट नाबूद के जला दिए थे। और आप समझ सकते हैं, साथ रंगा सागर है और हम इससे मुलाकात कराते हैं, बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, इस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय आए हैं, जो 2500-2000 साल पहले ये विश्वविद्यालय रहा करता था। दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और यहाँ पर टिकट 40 रुपये मिल रहा है। इस यहाँ परिसर में घुसने के लिए 40 रुपये टिकट लगता है। और हमारे जो भत्तेगढ़ है स्कैन कर रहे हैं, 40 रुपया प्रत्येक व्यक्ति के पीछे टिकट कटाने के लिए। तो आप इसको तो संस्था को जला दिया, जहाँ विश्वविद्यालय था, जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे और यहाँ इतनी किताबें थी। ऐसी कहावत है कि 6 महीने तक लगातार यहाँ पर किताबें जलती रही और 6 महीना तक लगातार यहाँ पर अग्नि जलती थी। को पूरी दीवारें काली हो गई है उस समय की अग्नि से, और पूरा धूमित हो गया। और ये इतना बड़ा, इतना सुंदर है। आज इसके हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक शासक है, उसी भारत से, देश से किस प्रकार से बौद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त किया गया और भिक्षुओं को यहाँ से सरेआम कत्लेआम किया गया। तो बड़ा ही दर्द बात है कि वो, और जिसको धरोहर को देखने के लिए विदेशों से लोग यहाँ इस मिट्टी को चूमने के लिए आते हैं, मिट्टी को नमने के लिए हम लोग रहते हैं। हम लोगों को बड़ा ही गर्व है कि तथागत संबुद्ध को ये आज हम देख रहे हैं। बड़ी धन है, बड़ी हो रही है कि देश वैसे महापुरुषों का, जैसे बुद्धों का बनना और पूरे विश्व को ज्ञान देना एक बहुत ही उच्च कोटि की बात है। तो साथियों, आज जिसका आप देख रहे हो कि आज हम लोग बोध गया के समीप पे नालंदा विश्वविद्यालय जो हम लोग वहाँ पर हमने आज अवलोकन कर रहे हैं। और ये तमाम हमारी विरासत बोधों की ऐसा स्थान दुनिया भर के, जहाँ से दूर दराज के लोग जहाँ पर आया करते थे। देखिए, ये दीवारें चीख चीख के कह रही है कि ये भारत बोध में भारत हो। अगर काश ये भारत बोध में होता तो आज इस देश की गरिमा कितनी बढ़ गई होती। देखिए किस प्रकार से हमारे भिक्षुओं के यहाँ आवास स्थान है। देखिए किस प्रकार से ये बौद्धों की विरासत है। आपको देखते नजारा बनता है। ये सामने विहार नंबर A B, मंदिर नंबर 3 टेम्पल लिखा है ना। या प्रसाधन की टॉयलेट, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर और मोनेस्ट्रीज और जो श्राइन्स बने हुए थे, टेम्पल्स हैं, तमाम सुंदर सुंदर यहाँ की जो अलग अलग यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के अलग पार्टों में, अलग अलग हिस्सों के अंदर, ये विरासत के अंदर है हमारे यहाँ पे। तमाम सामने जो नक्शा दिया गया है, इस प्रकार से जिससे मेन गेट से आप प्रवेश करते हो, उस मेन गेट से प्रवेश करते ही देखिए किस प्रकार से ये मोनेस्ट्री थी। यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ चैत्य थे। ये जो चैत्यों का नक्शा देख रहे हो, ये चैत्यों का नक्शा, जो चैत्य यहाँ पर भिक्षुओं के। और देखिए इस प्रकार से नक्शा सामने देख रहे हो। टेम्पल साइट नंबर 2 का है, टेम्पल साइट नंबर 2 एंड मोनेस्ट्रीज, ये जो पूरे मोनेस्ट्री का है, ये पूरा नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे से यहाँ पर हमारे बौद्ध भिक्षु और हमारे बौद्ध भिक्षु उस समय के जो धर्म गुरु हुआ करते थे, जो खगोल विद्या का और जो आयुर्वेदिक का और विज्ञान का, इस प्रकार दर्शन शास्त्र का और मनोविज्ञान का और ड्राइंग की कलाओं को यहाँ पर सिखाया जाता था। यहाँ पर जो शिक्षक जो विद्यार्थी थे विदेशों में जाते थे और भारत की शिक्षा विधि का गुणगान गाया करते थे। और वही देश, इस देश में विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे और देश की महिमा गाथाओं का गुणगान किया करते थे। तो देखिए इस प्रकार से बड़ा हुआ है हमारा। देखिए इस प्रकार से सामने देखिएगा, पूरा जला हुआ है, पूरा जला दिया गया था। और पूरा इसको साधुवाद देना चाहते हैं। तो देखिए विहार संख्या 01 है, ये मोनेस्ट्री नंबर 01 है, जहाँ पर देखिए आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नालंदा में उत्खनन कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी विहार से किया गया था तथा सभी विहारों में यह विहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से मुद्राएं, प्रस्तर अभिलेख, ताम्रपत्र इत्यादि अनेक पुरावस्तुओं के साथ साथ 9 चरणों में निर्मित एक विशाल विहार से अनावृत हुआ है, जो 2 कालखंडों का
प्रतिनिधित्व करता है। इतिहास बताना है मूलतः ना। इसका निर्माण 6वीं 7वीं ईस्वी में हुआ था, जिसका परिवर्धन एवं पुनर्निर्माण नालंदा के दिनों तक अनवरत चलता रहा। इसके प्रांगण से में एक छोटा मंदिर कुपतकालीन है और जबकि उसके निकट दूसरा चौकोर मंदिर तथा उत्तरी दीवार से सटी गज पृष्ठाकर छत एवं डाट द्वार से युक्त दो कोठरियों को कालांतर में जोड़ा गया था। प्रवेश द्वार के पश्चिमोत्तर कोने पर मिले एक ताम्र पत्र के अनुसार माना जाता है कि नीचे वाला विहार, जिसकी कक्ष पूर्वी दक्षिणी तथा पश्चिमी भुजाओं पर देखे जा सकते हैं, तृतीय पालवंशीय शासक देवपाल 1810 से लेके 1850 ईस्वी के शासन काल में सुमात्र के एक नरेश बनाया था। विहार की मौलिक संरचना में एक चौकोर प्रांगण के चौकोर प्रांगण के चारों ओर चौड़ा बरामदा तथा उससे जुड़े अनेकों कक्ष थे। बाद में एक ऊंची दीवार के द्वारा बरामदे को प्रांगण से अलग कर दिया गया था। दक्षिणी पश्चिमी कोने पर अवस्थित सिटी से प्रतीत होता है कि ये विहार कम से कम 2 मंजिला अवश्य रहा होगा। कुछ कक्षों में और नीचे के स्तर पर मिली कंकरीली भूमि जैसे यहाँ पूर्ववर्ती विहार का संकेत मिलता है। ऊपरी स्तर पर बने विहार में 34 कक्ष में भिक्षुओं के विश्राम हेतु सैया पुस्तक व अन्य सामग्री रखने के लिए कोनों में अलमारी का प्रावधान था। इसमें प्रवेश के लिए पश्चिम भुजा पर सुदृढ़ चौपाट है। कुछ कक्षों में तथा प्रवेश द्वार के दोनों ओर बने पोलों की जली हुई घास मूर्तियों में अंग्रेज द्वारा नालंदा महाविहार के विध्वंस के प्रमाण होते हैं। जिस प्रकार से इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था और ऐसा कहा सुनने में आती है कि 6 महीने लगातार यहाँ पर जो फायर थी, अग्नि थी, वो लगातार उसकी फ्लेमिंग थे, जो फ्लेम्स थी उसकी लपटें थी वो उड़ती गई और तमाम जो यहाँ के बुक स्टोर थे वो जला दिए गए थे। षड्यंत्र किया, किस तरह उसको बताया गया था कि यहाँ पर जो बौद्धों के जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और तमाम बौद्ध भिक्षुओं का जो यहाँ की बौद्धों की जो विरासत थी, तमाम किताबें थी, उनको जला दिया गया। आप देख सकते हो सामने दीवारें इतनी आग जली यहाँ पर कि पूरी दीवारें काली हो गई थी। ये बौद्धों को भारत से बौद्ध धर्म को मिटाने का काम किन लोगों ने किया? किन लोगों ने भारत की विरासत को मिटाया? क्या उन्हीं लोगों का देश में आज हम सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत को मिटा दिया? वो भारत जिसकी विरासत पूरे विश्व में अपनी एक पहचान रखती है और उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत से मिटा दिया गया और यहाँ अनेक धर्मों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो उन्हीं उसी विरासत देखने लिए आज विश्व भर की दुनिया यहाँ पर लोग आते हैं उस धरती देखिए यही प्रकार से हमारे विद्यार्थी लोग कितने मंजिले हैं। ऊपर से देखिए अभी उस समय भी सरियों का प्रयोग किया गया है। देखिएगा इस प्रकार से नली कोठरियां बनी हुई है, तो कोठरियां अंदर से जल गई थी। देखिएगा इस प्रकार से तमाम कोठरियां जलाई गई थी, अंदर से पूरा काला हो गया है। आप देख सकते हो इसके अंदर भी किस प्रकार से अग्नि जली और देखो पूरा काला हो गया है। हम दिखाते हैं आपको जैसे ऐसी विरासत जो आज भी ये कह रही है कि भारत क्यों न बौद्ध में बने। फिर से विरासत का देखिए पूरी दीवारें जला दी गई है, दीवारें काली हो गई थी, इतनी अग्नि जलती रही। यहाँ पर कितनी किताबें थी और वही स्थान जलाया गया जहाँ पर किताबें रखी गई थी, क्योंकि उनको जो यहाँ का जो ग्रंथ थे, यहाँ की जो इतिहास था, यहाँ के शास्त्र थे, यहाँ के जो ग्रंथ थे, उन तमाम ग्रंथों को बौद्धों को मिटा दिया गया। एक कहावत है ना कि जिस समाज को शिक्षा से वंचित कर दो तो वो समाज अपने आप अज्ञानता में चला जाता है। वैसा ही हमारे भारत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों के साथ हुआ। भारत से हमारी विरासत मिट गई और जिस देश के इतिहास को मिटा दो तो इतिहास मिट जाया करता है। और वही भारत के अंदर ऐसा हुआ। भारत की मूल धरोहर थी, उस धरोहर को खत्म कर दिया गया और यहाँ पे इतिहास था। भारत का तमाम ग्रंथों को, तमाम किताबों को मिटा दिया गया और फिर से यहाँ भारत में नए नए धर्म यहाँ पर स्थापित किए गए। भगवान महावीर जैन का, भगवान बुद्ध की जो विरासत थी और जो समण संस्कृति से जिनका संबंध था, वो समण संस्कृति जो भाईचारे पर निर्भर थी, जिसमें भाईचारा, जिसमें करुणा और मैत्री का जिसमें संचार हुआ करता था, उस विरासत को मिटा करके यहाँ पर आपसी ऐसे धर्मों ने यहाँ पर पनपे जिनमें कहीं भी भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती है। एक धर्म दूसरे धर्म को आज दुश्मन मान रहा है, क्योंकि
आपके धर्म ग्रंथों में ये सब कहा गया है, एक धर्म दूसरे धर्म का विरोधी है, इसलिए लोग आपसे लड़ते रहते हैं। एक बुद्ध का धर्म ऐसा था जो सबके अंदर मैत्री और करुणा स्थापित करता था। अब देखिएगा नीचे किस प्रकार से यहाँ पर सुंदर व्यवस्था की गई थी। देखिए इस साइड में इधर से पानी के जो टब बने हुए थे, जो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, और देखिएगा बड़ा सुंदर रूप से इसमें नक्काशी की गई है। धन्यवाद है उन कारीगरों को, उन कलाकारों को, उन मेहनत लोगों को, उन सम्मान संस्कृति के लोगों को भी धन्यवाद, साधुवाद। इस प्रकार से यहाँ पर चौखाटा बनाया गया है उस समय पत्थर से, और साधुवाद इस बार बार से अंग्रेजी सरकार को, अगर अंग्रेज भारत महापवित्र ने बौद्धों राष्ट्र को खोजने का में अपनी अहम भूमिका निभाई, और साधुवाद चाहते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फिर से भारत के अंदर बौद्ध स्थापित किया और भारत को बुद्ध का मार्ग बताया, और कहा कि सीढ़ियां बनी है, इतनी मजबूत सीढ़ियां है, उतारने के लिए मजबूत सीढ़ियां बनी हुई है। ये पानी का जो ना कहते हैं, पानी का लोग सुंदर से पानी निकाला करते पानी करते थे। अब देखो बड़ा सुंदर रूप से कितनी गहराई है, बहुत सुंदर गहराई इस कुएं की है। आप देख सकते हो कितना गहरा है, कितना सुंदर रूप से बनाया गया है। ठीक हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के बीचों बीच ये सुंदर सा कुआं गहराई में कितना सुंदर दिखाई देता है। सुंदर प्रकार से नक्काशी की गई, इस प्रकार की इसकी ईंटों द्वारा इसकी चिनवाई की गई है, ऊपर से लोहे का कड़ा लगा दिया गया है इसकी सुरक्षा के लिए। अब देखिएगा ये वो स्थान जहाँ पर लोग भिक्षु लोग, और यहाँ पर हमारे तमाम धर्म गुरु बौद्ध भिक्षु, और वहाँ पर अपना पानी निकालते थे, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए पानी को यूज किया करते। इस प्रकार से देखिएगा ये वो छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जहाँ पर हमारे धर्म गुरुओं रहा करते थे। बड़ा सुंदर इतिहास बौद्धों का, और उसी बौद्ध धर्म को बाहर से मिटा दिया गया। देखिए छत देखिएगा, अंदर की छत से हम आपको आज रूबरू कराते हैं। देखिए किस प्रकार से डाट की लगी हुई छत आई है, इसे जोड़ करके जो डाट से ये छत बनाई गई है। देखिए यहाँ पर कहीं कोई अग्नि का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अग्नि कहाँ लगाई गई, जहां पर किताबें होती और जहां पर थे वहां अग्नि नहीं लगाई गई, क्योंकि वहां पर अभी भी पूरी ईंटें हैं, बिल्कुल साफ कोई दिखाई दे रही है। जहां यहाँ तक अग्नि का शायद प्रवेश नहीं, बहुत कम हुआ होगा जी, बहुत कम अग्नि का प्रवेश हुआ होगा, परंतु जहां कम हुआ, परंतु जहां पर बहुत अधिक किताबें थी, उन किताबों का स्टोर था, उस किताबों के स्टोर को अधिकार से जला गया, और एक मुख्तार खिल दवारा गया। मुख्तार खिलजी को इसको जलाने के लिए मोटिवेट किन लोगों ने मोटिवेट किया, किन लोगों ने कहा उसको कि अगर इसकी ये बौद्धों की को आप जला दोगे तो हाथ से और किन लोगों के द्वारा उनको भड़काया गया होगा, क्योंकि इतिहास ला दिया गया। अब फिर से वो इतिहास दोहराया जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसने भारत से मुस्लिम से बौद्ध धर्म स्थापित किया और बुद्ध का मार्ग लोगों को बताया। साधुवाद। देखिए वो पुराना इतिहास, अपना बौद्धों का पुराना इतिहास हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये धरोहर, शानदार धरोहर जो बौद्धों की, बौद्ध विरासत की, बौद्ध सम्यक संबुद्ध का मार्ग, वो करुणा का, वो मैत्री का, वो भाईचारे का, जिसने लोगों को जीने का कला सिखाई, जीवन के श्रेष्ठता का महत्व बताया, जिसने लोगों को पंचशील का उपदेश दिया, जिसने लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसने लोगों को 10 पारमिताएं दी और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक मार्ग दिया। दुनिया का सबसे टॉप, दुनिया का सबसे भाईचारा करने वाला एकमात्र एक नाम जो लोगों को सिखाया गया। मजबूत तरीके से पूरी दीवारें काली हो गई है। किस प्रकार से उन लोगों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया होगा, और बड़े ही बेरहम लोग रहे होंगे। उन्होंने बौद्ध विरासत को जला दिया, बौद्धों का इतिहास जला दिया, और फिर से बौद्धों की विरासत अब भारत भर में फिर से अब पनप रही है। फिर से बुद्ध का धर्म बढ़ रहा है,
फिर से संग बढ़ रहा है, फिर से भारत बौद्ध में बनने जा रहा है। देखो सुंदर प्रकार से, है ना। और उसी बौद्ध विरासत को लोगों ने मिटा करके अपने ही धर्मों का नाम दे दिया गया, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे दिया गया। और वो संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति थी, उस संस्कृति को किस प्रकार से भारत से नष्ट कर दिया गया। पूरे दुनिया भर के लोग भारत भूमि को देखने के लिए आते हैं, इस मिट्टी को नमन करने के लिए आते हैं। और वही हमारे भारत के लोगों ने इनका इस पुरानी संस्कृति का कोई ध्यान नहीं है। और वो संस्कृति जो इतिहास को बता रही है बोल बोल कर, और तमाम संस्कृति को ध्वस्त कर दिया गया। और फिर से ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये जो संकेत आप देख रहे हो, ये बता रहा है कि वो किस प्रकार का भारत, उस समय का भारत, बौद्ध में भारत रहा होगा, किस प्रकार से धम्म यहाँ फलता फूलता रहा होगा, कितनी सुंदर प्रकार से यहाँ पर धम्म बढ़ता रहा होगा। तो अच्छी प्रकार से जो मैत्री का, जो भाईचारे का जो ये देश रहा होगा। और आज वही देश, आज देखो फिर से एक बार फिर देखो किस प्रकार से अलग अलग से बैठने के स्थान बनाए गए हैं, सोने के स्थान बनाए गए हैं, जहाँ पर हमारे भिक्षु लोग आराम किया करते थे, हमारे धम्मगुरु निवास किया करते थे। और ये सोने के सामने से एक लोहे का जो लगा हुआ गेट लगा हुआ है, उसको हम देखते हैं उसके अंदर क्या है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय हम नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हम देख रहे हैं, बड़ा सुंदर है, सुंदर हरा भरा, जहाँ पे हरी भरी घास खड़ी हुई है, दूब लगी हुई है, हरियाली है चारों तरफ से। उसी हरियाली के बीच एक इतिहास की गुंजायमान है। देखिएगा सामने से गेट है, और हमारे भंते जी अंदर देख रहे हैं। देखिएगा अंदर किस प्रकार से खनन किया गया था, इस प्रकार से खनन किया गया था तो पूरे ध्वस्त कर दी गई थी। और साधुवाद उससे कनिगम को साथी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब तथागत सम्यक समुद्र इस क्षेत्र में आए थे, ये पूरा क्षेत्र बिहार का है और बोध गया के समर्पित क्षेत्र है। यहाँ पर तथागत सम्यक समुद्र बैठा करते थे, और अपने सामने उनके भिक्षु संघ बैठता था, और भिक्षुओं के यहाँ पर देशना दिया करते थे बैठ करके। जब घूम फिर करके आते थे या भिक्षाटन के बाद यहाँ पे आराम करते थे तो यहाँ रुकते थे। यही वह स्थान है जहाँ पर सम्यक समुद्र आराम करते थे, बैठते थे, और सामने भिक्षु संघ बैठता था, जहाँ पे धम्म चर्चा हुआ करती थी, धम्म कुद की देशनाएं हुआ होती थी। और उसी स्थान के और पूरे विश्व की वो धरोहर, इस धरोहर को मिटाने का प्रयास किया गया उन्हीं लोगों के द्वारा, और भारत से धम्म को समाप्त कर दिया गया। वो धर्म जो हमें भाईचारा सिखाता है, वो जो हमें मैत्री सिखाता है, वो धम्म जो सीलों पर निर्भर है, वो धम्म जो हमें प्रज्ञावान बनाता है, ऐसी बौद्धों की विरासत को भारत से मिटा दिया गया। और बड़ा दुर्भाग्य रहा भारत के लोगों का कि ऐसा सुंदर धर्म जो भारत से मिटाया गया, भारत से नष्ट किया गया। और यहाँ पर अन्य धर्मों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अन्य धर्म जिन्हों में कहीं किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं है, एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत करता है, एलर्जी करता है, घृणा करता है। एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास करता है, एक धर्म एक दूसरे को अपना शत्रु दुश्मन मानता है। जहाँ पर कहीं दूर दूर तक कोई मैत्री और प्रेम प्यार की भावनाएं दिखाई नहीं देती दूसरे धर्म के प्रति। एक सम्यक संबुद्ध बुद्ध का ही एक धर्म ऐसा था जो सबके साथ मैत्री सिखाता था, सबके साथ मैत्री प्यार का मोहब्बत का संदेश देता था, और आपसे भाईचारा बढ़ाते हुए। और प्रबुद्ध भारत था उस समय का, उस सम्राट अशोक के समय में 25 देशों के अंदर ये भारत का धर्म फैला और भारत विश्व गुरु बना। सम्राट अशोक के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाया करती थी। तो ये वो देश जो अपने विश्व में अपनी एक अलग से पहचान रखता था, उसी देश को आज लंबे समय से देश की धरोहर को कुचला गया। कुछ अंधविश्वासी लोगों के द्वारा, कुछ पाखंडी लोगों के द्वारा भारत के धर्म को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर अनेकों भगवान, अनेकों देवी देवताओं ने यहाँ पर जन्म लिया, और सच्चाई को लोगों से छुपाया गया। और जो समता का मार्ग था, उस समता के मार्ग को भुला करके यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने का कार्यक्रम किया गया, और लोगों को बुद्धिहीन बनाया गया, और बुद्धि से लोगों को कमज़ोर बना दिया गया। और देखो ये विरासत कितनी सुंदर है, कितना सुंदर स्पेस है, कितनी सुंदर है यहाँ बौद्धों का वो विरासत है। ये बौद्धों की विरासत, साधु कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है। भंते जी देखिएगा कितना सुंदर स्पेस है, अलग अलग कोठियाँ बनी हुई है ना। जैसे लगता है आज हम पुराने इतिहास में हमने फिर से प्रवेश कर लिया है, फिर से उस विरासत में हमने प्रवेश कर लिया है। अलग से हमारे भिक्षुओं के रहने के जो आवास है, इस प्रकार से जो दीवारें जली हुई दीवारें हैं, दीवारों को जला दिया गया है ना। ये देखो पूरे विरासत, पूरे किताबें जी। फिर से एक यहाँ पानी का कुआं आप देख सकते हो,
जो पानी का कुआं था, यहाँ से हमारे भिक्षु लोग पानी निकालते थे, पानी का स्टोर होता था और वो शुद्ध उत्तम वर्षा का पानी को ये लोग पीने के रूप में काम में लेते थे। बड़ा ही सुंदर गहरा कुआं है डिजाइन में। हाँ, और डिजाइनदार बनाया गया है। विशेष बात इस कुएं की ये कुआं पूरा डिजाइनदार बनाया गया है और अलग अलग से हमारे भिक्षुओं के रहने के लिए, धर्मगुरु रहने के लिए, और एक तरफ से विद्यार्थी वाले जो हमारे भिक्षु विद्यार्थी होते थे अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग विषयों का वो अध्ययन किया करते थे। साइकोलॉजी का, फिलोसफी का, खगोल शास्त्र का, एंड सोशोलॉजी का, समाज शास्त्र का, अन्य तमाम व्याकरण का और मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, ये तमाम विद्यार्थी विश्व भर से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया करते थे। और वो जो विश्व गुरु था, शिक्षा में अग्रणी था, और वो 10,000 जो लंबाई में थी और 5,000 चौड़ाई में था, और जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते थे और लगभग 1,500 अध्यापक यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ के उन तमाम विश्वविद्यालयों में एक ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय है जो पूरे दुनिया में विख्यात है, आप देख सकते हो, अलग अलग सुंदर बना हुआ है। चलो साथियों, इस साथ हम आगे बढ़ते हैं। और तमाम विश्वविद्यालय जो देख रहे हैं ये 1600 साल पुराना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण पहला राजा कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था 413 AD में। कुमारगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसका पत्नी का नाम था लक्ष्मी राजकुमारी देवी। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम था दत्ता देवी। समुद्रगुप्त का 2 पुत्र था, रामगुप्त और चंद्रद्वितीय, जिसमें रामगुप्त का पत्नी का नाम था ध्रुवदेवी। अपने बड़े भाई को हत्या कर दिया था ना, रामगुप्त को मार डाला था। पहले के राजा लोग क्या करते थे, अपने फादर को मार देता था, अपना भाई को मार देता था, है ना, गद्दे पर बैठने के लिए। उसके बाद दूसरे राजा बनाया हर्षवर्धन, 7वीं शताब्दी में कनौज का राजा था। कनौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, है ना। हर्षवर्धन ने बनाया। हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों भाई था। हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का पत्नी का नाम था दुर्गावती। हर्षवर्धन का बहन का नाम था राजसेन। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी थानेश्वर। थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में, है ना। कुरुक्षेत्र जिला पड़ता है, एक समय राजधानी था। तीसरा राजा बनाया देवपाल ने, नायसेंचुरी और बंगाल का राजा था। देवपाल का पिता का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का पिता का नाम था गोपाल। एक 3 डायनेस्टी बना हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी वाला नीचे दबा हुआ। हम लोग सब जगह सेकेंड फ्लोर पर चले। कहीं कहीं रास्ते में देखोगे आप लोग गड्ढा वाला, वो गड्ढा नहीं था, फर्स्ट लेयर का कमरा था। उसको लॉर्ड कनिंग ने खुदाई करके दिखाया है कि नीचे भी कमरा है। अगर उसका पूरा खुदाई करेगा तो ऊपर वाला भाग गिर जाएगा। हम लोग सेकेंड फ्लोर पर चले, 3rd फ्लोर वाला टूट गया। 15-15 फीट पर छत था। 3 डायनेस्टी बना हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी नीचे, हर्षवर्धन और पाला डायनेस्टी वाला टूट गया। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी तो इसका एरिया 10 किलोमीटर था, अब 5 किलोमीटर ऐसे था। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर, 9 फ्लोर का, 9 तला का था, बनते जी, है ना। रंत रंजिका रत्ना देवी 6 फ्लोर का था। उसमें मोहम्मद बिन बख्तार खिली ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी चलता रही। तो पहले ये सब कागज नहीं चलता था, पहले भोजपत्र, तामपत्र और कॉपर प्लेट रहता था। लाइब्रेरी जलने के बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हो गया। कितना बहुत विछलों को मारा, नेपाल की तराई से भागा। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सारे यूनिवर्सिटी पूरी ध्वस्त हो गया। भूकंप पड़ा, पानी पड़ा, धीरे धीरे पूरी मलबे से दबते चला गया। ये 700 बरस तक ढका रह गया। 800 साल तक पढ़ाई चला। हम लोग अभी 21वीं सदी में चले हैं। यूनिवर्सिटी का बना हुआ 1600 साल हो गया। तो नालंदा खोज कैसे हुआ, आप लोग ह्वेन-त्सोक नाम सुने हैं? ह्वेन-त्सोक एक चीन यात्री आया था पढ़ने के लिए, है ना। ह्वेन-त्सोक 4 भाई था। भाई में छोटा था। 602 AD में इसका जन्म हुआ। 13 वर्ष में दीक्षा लिया। 20 वर्ष में बौद्ध भिक्षु बना और 629 ईस्वी में घर छोड़ा, यानी 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया था। तो जब नालंदा आया तो उसमें यहाँ का राजा था हर्षवर्धन, यहाँ का आचार्य था शिलभद्र। और 644 में भारत भी छोड़ा। 645 में चीन पहुंच गया। पूरे भारत में 15 वर्ष तक रहा, पढ़ा और पढ़ाया भी। यहाँ के बारे में पूरा वर्णन किया, लिखा, बौद्ध ग्रंथ को ले गया। इस डायरी का नाम था सियोकी। डायरी मिला 1861 में, वो चाइनीज में लिखा हुआ था। उसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। उस डायरी के माध्यम से इसको लॉर्ड कनिंग ने खुदाई करवाई। खुदाई कब चला? 1915 से लेकर 1937 तक, 22 साल तक। इस नालंदा विश्वविद्यालय का
इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी नहीं मिला, वो गेट से आए है ना, 10% खुदाई हुआ। इसका खुदाई चला 1915 से लेकर 1937 तक, 22 साल तक, है ना। और गेट वाला जो टेम्पल देखें वो भारत सरकार का खुदाई करवाया हुआ है 1974 से 82 तक, है ना। 9 किलोमीटर अगल बगल गांव बसा हुआ है, 10% खुदाई हुआ। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा था विक्रमशिला। उस समय बिहार और उड़ीसा, बंगाल तीन के स्टेट में आता था। उस समय हरियंग वंश का पहला राजा था बिम्बिसार। बिम्बिसार का समय में राजधानी राजगिरी था। वो 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। जब बिम्बिसार का पुत्र जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो चंपाले ले चल गया। फिर अजातशत्रु का पुत्र उदयन बैठा तो पाटलिपुत्र। फिर हरियंग वंश का अंतिम राजा था नाग दशक, उसका पुत्र का नाम था शिशुनाग। जब वो गद्दी पर बैठा तो एक समय राजधानी था वैशाली। उसका पुत्र का नाम था शिशुनाग का पुत्र का नाम था कालाशोक। वो पुनः वापस पाटलिपुत्र। जैसे जैसे राजा आया वैसे वैसे चेंजिंग करती चले। ये सारे छात्रावास था। एक रूम में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, कमरा रहता था, 1 बाई 1 रहते थे। कमरा ऐसा था कि गर्म के दिन में गर्म नहीं लगे, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगे। दीवार का मोटाई जो देख रहे हैं इसके वजह से एयर कंडीशन था। कड़ी 1 फीट पर कड़ी का बीम था। बीम जलने के कारण सारे छत गिर गए, है ना। ये सब पत्थर का टुकड़ा देख रहे हैं। खंभा था, पिलर, जैसे हम लोग सीमेंट छड़ वालों का प्रयोग करते हैं, इसमें पत्थर का पिलर था। इसके ऊपर छत। आंगन में क्लास होता था। बीच वाला स्टेज ऐसा देख रहे हैं, किसी में स्टेज ऐसा नहीं भी है, मगर क्लास रूम होता था आंगन में। उस समय का आचार्य था नागार्जुन, शिलभद्र, टावा ठकवा, चंद्रकृति, विरोचना, असंघा, गुरुपति संघवा, अतिस्थिपंकर। उस समय पेपर था सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर, मैथ, संस्कृत, व्याकरण, बौद्ध धर्म, ऐसा 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था बनती है ना। अब पढ़ाई होता था पाली लैंग्वेज, यहाँ का बोल वाला था पाली भाषा, है ना। तो पत्थर का टुकड़ा पिलर बताया ना, और उससे बाद गोल वाला समाधि, स्क्वायर वाला मेडिटेशन, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेडिटेशन के। भगवान बुद्ध 6 बरस तक कठिन तपस्या किया, वो भी 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए थे। तो सबसे पहले पहुंचे वैशाली। वैशाली में उनका प्रथम गुरु मिला आलर कलाम, दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण किए। फिर राजगीर आए, फिर नालंदा आए, फिर गया की ओर चले गए। एक सुजाता नाम का एक कन्या था, बखरौर एक गांव पर थी। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के मन्नत मांग रही थी। भगवान बुद्ध डेली अप डाउन करते थे, तड़प रहे थे ज्ञान के लिए, बहुत कठिन तपस्या भी कर रहे थे। वही सुजाता को दया लग गया, वही खीर खिलाया। वही फल्गु नदी पड़ता है जिसको निरंजना नदी बोलते हैं। वही पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद देखें पीपल के बगल में देखिएगा पैर का निशानी पड़ा हुआ है। 11 डेग आगे, 11 डेग पैर का निशान पड़ा। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला दे दिए सारनाथ, पाली भाषा में दिए। और उसके बाद खुशी नगर या खुशनार बोले, उनका मृत्यु हो जाता है 483 ईसा पूर्व। 80 बरस भगवान बुद्ध जीते हैं। नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल, नी लोटस फ्लावर, यानी नॉलेज। नालंदा 2 शब्दों का मिल से बना है। नालम जोरदार, नालम से होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आदाम मतलब देने वाला। पहले जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था, पहले गेट पर एग्जाम लेता था, चपरासी लेता था। सोच लीजिए उस जमाने की चपरासी कितना विद्वान था, उसका एग्जाम वो लेता था। और चारों में जरूरी था जी, अगर 3 में पास करे, एक में फेल करा तो विद्यार्थी वापस चले जाते। और जो विद्यार्थी जो पास करता था 200 गांव के दान आता था। यहाँ फ्री में शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क। ईटा का जोड़ाई, चूना, सुरकी, उड़द का दाल, बेल का फल, मीठा का छोवा, कत्थक, मिट्टी को चाल के सारी को मिक्स करके 1 महीना तक फूलने के लिए, उसके बाद जोड़ाई किया। कहीं कहीं सीमेंट वाला उधर स्लीपर देखें आप लोग, वो सब बाद में लगाया गया है ना। ये सब ताखा जो देख रहे हैं, रात को विद्यार्थी पाठन करते थे, पढ़ते थे। कहीं कहीं कुआं भी देखें आप लोग, वो पानी पीने के लिए था। चूल्हा भी देखें आप लोग, वो खाना बनाने के रहता था। धातु वगैरह गला के मूर्ति बनाया जाता है। उस समय प्रयोगशाला का भी काम किया जाए। इस सीढ़ी जो देख रहे हैं, सीढ़ी से तो पता चलता है कि ऊपर ही बिल्डिंग रहा होगा जमाने में। ये सब देखिए, सब 100% ओरिजिनल क्या है। ये सब रिपेयरिंग है। रिपेयरिंग इसलिए किया जाता है, जहाँ टूट फूट रहा है उसको मरम्मती किया जाता है कि आने वाला पीढ़ी में देखेगा क्या, है ना। ओरिजिनल ये है। ये लाइन में सारे आपका पढ़ने के स्थान बताएं। ये पश्चिम भाग में हो गया मंदिर, समाधि, मेडिटेशन। बड़ा वाला स्तूपा बताएं शारीपुत्रा का, वो स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने बनाया था।
वो 3rd सेंचुरी बीसी में बना था। अशोक, हाँ पहले वो बना। अशोक सम्राट के टाइम इतना बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं था। वो जैसे आप लोग भंते जी कैसे हैं, इसी तरह से बहुत भिक्षु लोग कुटिया बना के रहते होंगे, पढ़ते होंगे, पठन पाठन मिडिल क्लास कैसे उस तरह से होगा, है ना। 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना एडी में। यहाँ सभी जगह के लोग आने लगे पढ़ने के लिए, दूर दूर से लोग आते थे। जो विद्यार्थी जो पास करता था, यहाँ अगल बगल के लोग दान आता था। यहाँ मुफ्त में शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।